माँ सरस्वती को, आपको और मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं। दादाजी उठ के जा रहे हैं, संभवतः अपने ही घर पे जाएंगे क्योंकि इस उम्र में आदमी दूसरों के घर का रास्ता देखता भी नहीं। लेकिन दादाजी आप बैठते तो हमें काफ़ी अच्छा लगता। जो श्वेत वस्त्र वाले सज्जन हमारे समक्ष खड़े हैं, भाई साहब बैठते जरा आप भी। वैसे पुरुष अगर विधवा होता तो ऐसा ही लगता है। बहुत सारी बातें दीपक ने कही हैं। आज की रात में जितने भी कवि, आकाश नवरंगी से लेकर पार्थ, नवीन, सुमित्रा और प्रिय दीपक के संचालन का तो कोई जवाब ही नहीं। एक जिम्मेदारी हमें अनंत नारायण सिंह जी ने दी थी और महेंद्र जी हमारे लगातार संपर्क में रहे। इनका मन था कि 8 वर्ष हो गए फालना में कवि सम्मेलन हुए, तो 8 वर्षों की भड़ास जरा फालना की निकल जाए, ऐसा कवि सम्मेलन होना चाहिए। और अगर ऐसा कवि सम्मेलन हो गया हो तो फालना हमको ये बता दे कि कवि सम्मेलन यहाँ का बेहतरीन हो चुका है और अद्भुत हो चुका है। महिलाओं को विशेष तौर से प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। भारतीय महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं और अगर नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को अपना प्रणाम और संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। बाबूजी पाँव में कुछ तकलीफ वगैरह ऐसा कुछ है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप आए ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन आप जिस मुद्रा में बैठे हैं उस मुद्रा में हमें थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पाँव का इश्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरे वाला अपना काम कर रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। कैमरे वाला वही बनता है जिसे शुरू से ही दूसरों के घर में ताक झांक की आदत होती है। तो मैं इन कैमरे वालों को भी प्रणाम करता हूँ। हम पूरी दुनिया की खींचते हैं, ये हमारी खींच रहे हैं, देख लीजिए आप। लेकिन बहुत लोग सारे लाजवाब बैठे हैं। इस तरफ लोग सारे लाजवाब बैठे हैं, मोगरे के नीचे गुलाब बैठे हैं। तो ये शहर के बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जो बैठे हैं। और आज मुझे सिंह साहब ने कहा था, भाई साहब ने, अनंत नारायण जी ने, कि अशोक भाई जनता थोड़ी कम है, आपको हजारों के बीच पढ़ने की आदत है। मैंने कहा साहब ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप, जनता लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। बोले कैसे? मैंने कहा 2-3 तो सरदार जी हैं और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर है। तो जनता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वीर जी आपका स्वागत है, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा से आप हैं। और कुछ सरदार होते हैं जी जो बोलते भी हैं। क्या बात। कुछ समझदार लोगों ने तालियां बजाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल से हम बड़े घबरा के, सिंह साहब कोरोना काल में मैं क्या है घर पे ही था, उम्मीद है आप भी घर पे ही रहे होंगे। कोरोना काल में बड़ा जोरदार काम होता था, पुलिस वाले अपनी लाठी लेके तैयार रहते थे। आदमी बाजार में बेसन लेने जाता था और सूजी लेके लौटता था। समझदार लोग तालियां बजा दें। एक बार मैं भी प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं क्या है वीर जी घर पे ही था, बिल्कुल घर पे ही रहता था। तो क्या है, हम महीने में 20-25 दिन मैडम बाहर रहने वाले लोग 20-25 दिन बाहर रहते थे। लेकिन पहली बार पत्नी ने जब घर पे देखा कि इतने दिन हो गए ये तो घर ही पे हैं, तो आप समझिए एक लाइन वो कहती थी, मुझे देखकर कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। हमारे समझ में ये नहीं आया कि वो कोरोना को कह रही है, हमें कह रही है। और ऊपर से इन मित्रों को अगर फोन लगाएं, सिंह साहब इन मित्रों को अगर फोन लगाएं तो अमिताभ बच्चन साहब बोलते थे कि अपने हाथ धोते रहें, अभी कोरोना गया नहीं। हमने इतने हाथ धोए हैं हुजूर, इतने हाथ धोए हैं कि हम ये सोचते थे कि इन हाथों में वो कवि सम्मेलन वाली रेखा है, वो भी धुल गई।
लेकिन जब सिंह साहब ने आज यहाँ पर आमंत्रित किया तो वो रेखा थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। आप कविताओं पर तालियां बजाएंगे तो वो रेखा पूरी बन जाएगी। हम प्रारंभ होना चाहते हैं। देश त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहा है। इसे थोड़ा शार्प कर दीजिए अगर आपको आता हो तो। जरूरी नहीं कि हर सीट के ऊपर सही आदमी बैठा हो। हमारे देश की विडंबना है, लेकिन आपने शार्प किया है। आप काफी शार्प आदमी हैं। माइक बहुत अच्छा है। माइक बहुत अच्छा है। दीपक ने कह दिया तो अच्छा होना ही है, लेकिन दीपक ने संचालन बड़ा अद्भुत कर दिया। देखिए, और संचालक के लिए अगर इस क्षेत्र के सबसे बड़े संचालक ओम आचार्य जी ने ताली बजा दी हो फिर तो बात बड़ी ही हो जाती है। 4 पंक्तियां निवेदन हैं। जितने भी लोग आप उपस्थित हैं मेरे लिए प्रणम्य है। मैं आपके बीच 20-25 मिनट अपनी जिंदगी के जीना चाहता हूं। दोस्तों, लगभग 20 से 22 दिन हो गए हैं मुझे निकले हुए। हर रात कहीं ना कहीं का पाठ करना पड़ रहा। परसों में गोरखपुर था और मैं आज इस बात की उद्घोषणा करते हुए कतई हिचकिचा नहीं रहा हूं कि मैंने इन 20-22 दिनों में जितने भी कवि सम्मेलन किए हैं, फालना का कवि सम्मेलन सबसे बेहतर मुझे लगा है। मैं इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और पीछे जो लोग विराजमान हैं वो थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे, केवल आधे पौन घंटे अपन यहाँ पर और इस कवि सम्मेलन को चलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे आ जाएंगे मेरे कहने से। थोड़ा ये जो खालिस्तान है देश में अच्छा नहीं लगता। 2 समझदार लोगों ने मेरी बात मानी है, और उनको जब मैंने समझदार कहा है तो कुछ और लोगों ने कहा कि समझदार तो हम भी हैं भैया, तो हम भी आएंगे जरा, तो वो भी आए। अगर समझदार कह दो 2 लोगों को तो बाकी लोग भी आते हैं। मेरी उम्मीद है, गुजारिश है, आप तमाम लोग समझदार ही हैं। अरे वाह 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 वाह, आइए आइए भाई साहब, आप आइए। एक रक्तात्मा भी हमारे बीच है। विराजित हो भगवान। बाबूजी भी आ गए हैं, मंथर गति से चल रहे हैं। मॉडल थे, कैटवॉक कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी। प्रारंभ होना चाहते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिंदा हैं। आप मुझे शुभकामना दीजिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनी कविताएं पढ़ने के लिए आ गया हूं और आप कविताएं सुनने के लिए आ गए हैं। इससे बड़ा उत्सव क्या होगा मेरे दोस्तों। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं इस देश के कमिटमेंट के नाम कि हमने महामारी से जीतकर आज हम 2 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह वापस चौराहों पर इकट्ठे होकर वर्ष प्रतिपदा के दिन कविताएं कर रहे होंगे और आप कविताएं सुन रहे होंगे। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। उस दौर में ये हिंदुस्तान यहां तक बढ़ के आ गया है। आपका कलमकार सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ रहा है और आपके दिल का अगर देशभक्ति का दरवाजा खुल जाए तो कसम आपको इस बात की देता हूं कि या तो पूरे मैदान से एक ताली नहीं, या फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इतनी तालियां इन 4 पंक्तियों को सुनने के बाद बजाइएगा कि मुझे लगे कि मैं उन राष्ट्रभक्तों के बीच में खड़ा हूं जो सिर्फ वर्ष प्रतिपदा एक दिन नहीं मनाते, अपने वर्ष के प्रतिपद पर वो प्रतिपदा मनाते हैं। मैं 4 पंक्तियां तब निवेदित कर रहा हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। चौथी पंक्ति में हिंदुस्तान धड़क जाए तो हाथ उठ जाए आपके। कि देह की हवेली को बचा के, कुछ लोग अभी पीछे मिले, बोले कि भाई साहब आपको जोधपुर से सुनने आए हैं। मुझे कोई बहुत बड़े पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने किलोमीटर दूर से हमारी तिरंगे की कविता को सुनने चला आए तो इससे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए क्या होगा। हमें सरकारों के पुरस्कारों की कोई चाहत नहीं है, हमें तो इस देश की जनता के पुरस्कार की चाहत है, इसके प्रेम की चाहत है। 4 पंक्तियां देता हूं, सुधीजन विराजमान है, सुनाता कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। तो विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार आभार आपका, जरा हाथ उठा दीजिए।
उत्सव में शामिल हो जाइए। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं और इन 4 पंक्तियों पर हाथ रुकेंगे नहीं फालना के, ये उम्मीद भी करता हूं और विश्वास भी रखता हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। क्या बात है, वाह। निवेदन कर रहा हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस उत्सव को उत्सव बना दीजिएगा। 4 पंक्तियां बहुत सलीके से कह रहा हूं। होली की मस्ती में मैं भी हूं और आप भी हैं। रंग हमारे शरीर पर नहीं, हमारे दिल पर भी होली का लगा हुआ है। जब सिद्धू जी यहां पर थे कपिल शर्मा शो में, तब भी वो लोगों को हंसाते थे। तब भी को जिन लोगों ने समझा है, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं। फिर वो राजनीति में चले गए तो वहां पर भी काम वही किया। 4 पंक्तियां बहुत आनंद के साथ सौंप रहा हूं, आप आनंद के साथ सुन लीजिएगा। मजा आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। तो ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। दोस्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं, 4 पंक्तियां बहुत इशारे में राजनीति को सौंपना चाहता हूं। केवल इशारा मात्र है। मैं सब पर शक कर सकता हूं, लेकिन आपकी समझ पर मुझे कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक न अनेक दिए जाएंगे। जो बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव गर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे आभार आपका सुन रहे हैं आप, मैं कृतार्थ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। यहाँ पर देश की बेटियां विराजमान है। हमारी छोटी सी बेटी जो इस पूरे क्षेत्र का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन कर रही है। ऐसी प्रतिभाएं जब गांव से निकलती है, मुझे कुछ लोग कहते हैं अक्सर कि अशोक चारण, आपके राजस्थान के गांवों से बहुत प्रतिभाएं निकलती है, आपके गांवों में क्या है ऐसा? तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूं कि चूंकि हमारे गांवों में गांव जिंदा है, इसीलिए उन गांवों में संस्कृति की छांव जिंदा है। और जो संस्कृति की छांव से निकल जाए, उसके प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता, उसकी त्वरा को कोई नहीं रोक सकता। तो बिटिया आदिश्री को मैं बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि इन बेटियों में क्या नजर आता है और इन बेटों में क्या नजर आता। 2 पात्र पढ़ रहा हूं आपके बीच, और मैं मारवाड़ में खड़ा हूं। वो मारवाड़ जिसके शौर्य को देखकर शेर शाह सूरी जैसे प्रतापी शासक को यह टिप्पणी कर गई थी। जब वो दिल्ली वापस लौटा तो उसको पूछा कि युद्ध कैसा रहा, क्या देखकर आए मारवाड़ में? तो उसने एक लाइन कही जिससे मारवाड़ का शौर्य सिद्ध हो जाता है। उसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने दिल्ली की सल्तनत को खो दिया होता। मारवाड़ वो जगह है, हम उस मारवाड़ को प्रणाम करते हैं। और मैं निवेदन तब करना चाहता हूं आपके बीच, क्या नजर आता है इन बेटों में और बेटियों में। और बात अगर अच्छी हो जाए तो जरा आसमान में हाथ उठा दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी नींद में पढ़ रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता रहेगा सुबह तक कि मैं कहां पर गया था, लेकिन हो सकता है यहां पर मेरी कविताओं के बाद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे ये फालना याद रह सके। बाकी निवेदन करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं
कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। हाँ, क्या है बेटियों में और क्या है इस देश के बेटों में, कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। तो बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में आभार, बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पर जिस राष्ट्रवादी विचारधारा की छांव के नीचे हम लोग खड़े हैं, जिस भारत माता के चित्र की छाया में हम लोग खड़े हैं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि डर कर मत सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं डर कर आज दिन तक किसी को सुनाया भी नहीं है, लिखा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है। इस देश की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। अरे बदतमीजों, तुम वायरल होने के लिए इस देश के महापुरुषों का अपमान करोगे। अभी पिछले दिनों जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा जब बनी, तो उस वक्त प्रियंका गांधी ने एक छोटी सी बात कही, बड़ी बचकानी बात थी। बोले कि भाजपा वालों के पास तो खुद के महापुरुष भी नहीं है। मैंने उसी दिन कहा था कि इसकी इस बात को सुनकर ये तय हो जाता है कि ये राहुल गांधी की सगी बहन है। मैं निवेदन तब करना चाहता हूं, पंक्तियां तब पढ़ना चाहता हूं, यहां विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया और लोग केवल चर्चा में आने के लिए महापुरुषों की मूर्तियों को खंडित करेंगे। तब चार पंक्तियां आपका कलमकार पढ़ता है और मेरे तेवर से यहीं से जुड़ जाइएगा। मैं आपको उस यात्रा पर लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसी यात्रा पर नहीं लेके जाऊंगा जिसमें खिलते हुए गुलाब हो, जिसमें मुस्कुराती हुई नायिका हो, जिसमें अटखेलियां करते हुए नायक और नायिका के वार्तालाप हो। अरे मैं तो आपको उन रास्तों पर लेके जाना चाहता हूं जहां पर मूंछ पर ताव देता हुआ चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है। मैं आपको उन यात्राओं पर लेकर जाना चाहता हूं। तब चार पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। जब और मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तट पर अपना शर्ट उतारकर फेंक देता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो नचनियों के साथ फिल्मों के पर्दों पर ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब ये बोलता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। जब विवेकानंद अपना भाषण देकर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से बाहर निकल रहे थे, शायद फालना के हाथ तालियों के रूप में लहरा जाए इस टिप्पणी पर। जब निकल रहे थे स्वामी जी, तो एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आई और उसने स्वामी जी को कहा कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। अरे मैं उस विवेकानंद को यहां पर स्थापित करता हूं। उसकी मूर्ति को जब तोड़ा गया तो मैं इस बार तालियां नहीं, मैं यहां पर जलती हुई आग देखना चाहता हूं, आपके तालियों के रूप में निवेदन करना चाहता हूं यहां पर खड़े होकर कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को और मूर्ति को छोड़कर तुम जो कर रहे हो और हम जो यहां पर कर रहे हैं, वर्ष प्रतिपदा के दिन हम बड़े हैं या तुम बड़े हो, ये तो आज फालना में तय हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। 4 पंक्तियों में शायद अब तक की सर्वाधिक बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। मैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग को यहां से कहना चाहता हूं, राष्ट्रवादियों के बीच खड़े होकर यह बात करना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम।
ये आदर्श विद्या मंदिर है जहां का हीरो विवेकानंद है, तब बात करना चाहता हूं। मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ूंगा तो फिर कहां पढ़ूंगा? सुनाता हूं, आपको सुनिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं किनारा, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम, तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं। जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियां कम रह गई विवेकानंद के लिए, पूरे सदन के हाथ जरा आसमान में उठ जाएं। प्रणाम करना चाहता हूं आपको, बहुत बहुत आभार। ये पार्थ ने अपने काव्य पाठ के वक्त जिक्र किया था और बहुत सारे लोगों का मन भी है जो पूर्व में सुन चुके हैं। मैं एक अनुमति आप तमाम लोगों से चाहता हूं, क्या आज नववर्ष उत्सव समिति के इस कवि सम्मेलन में खड़े होकर अपने बड़े भाई अनंत नारायण सिंह जी के आदेश पर यहाँ पर उपस्थित होकर इस अद्भुत कवि सम्मेलन में क्या मुझे पुलवामा के उन 42 बेटों की शहादत में एक कविता पढ़नी चाहिए? अगर पढ़नी चाहिए तो फिर फालना मुझे बताए। निवेदन करना चाहता हूं, वैलेंटाइन डे था ओम जी भाई साहब उस दिन, वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये टिप्पणी मैं पूरे देश में करता फिरता हूं, आज देखना चाहता हूं कि इस टिप्पणी का महत्व यहां पर कितना है, क्योंकि आज मैं उन संस्कारों के बीच में खड़ा होकर वो बात कर रहा हूं जहां से मैं निकलता हूं। निवेदन तब करना चाहता हूं, इस देश में वैलेंटाइन डे पर, जिसे पूरी दुनिया प्रेम दिवस मानती है, उस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुझे नहीं लगता अब इस देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। अगली बात पर शायद पूरे फालना के लोग मेरा समर्थन कर दें, फिर भी आपको लगे कि वैलेंटाइन डे मनाना बहुत जरूरी है, माँ के लिए अच्छी बहू आ जाए, जीवन के लिए अच्छा साथी आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदिएगा, एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूँ, आप लोगों के मध्य प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने सोचा कि अखबार ऐसा आएगा जिसमें प्रेम की, सुमित्रा हमारे अखबारों में छपती रहती, मैंने सोचा कि इसकी गजलें गीत छप के आएंगी, लेकिन ऐसा अखबार नहीं आया। वो अखबार कैसा आया वो आपके दिल की दहलीज पर डालना चाहता हूं, प्रारंभ करना चाहता हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। 6 पंक्तियों में कविता मैं नहीं आप लोग शुरू करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, शहीदों की शहादत में कविता पढ़ रहा हूं, कविता की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है मेरी, आपने अद्भुत सुन लिया है, अब तो हम उनका स्तवन करें, उन वीरों का स्तवन करें जिनकी वजह से यहां पर खड़े होकर मैं सुरक्षित काव्य पाठ कर पा रहा हूं और आप सुरक्षित सुन पा रहे हैं। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते यशुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। प्रेम दिवस का आभार आपने प्रारंभ कर दिया, मैं धन्य हूं कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। आपकी भावुकता आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा आज हम बहुत बिजी हैं, तुमसे कल बात करें। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब अपने पिता की आवाज उनको फोन पर सुनाई देगी। मैं बहुत भावुक होकर ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं, आपकी भावना को सौंपता हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी
टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। 4 घटनाएं सुनाता हूं आपको, कोई कहानी नहीं, सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने शमशान में जाकर अपने पिता की चिता को आग दिखाई। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी बिटिया गंगा आते हुए अपने पिता के शव को देखती है और ये कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, और कहते कहते वो बिटिया बेहोश हो जाती। मुझे पता नहीं कि आपके आसपास की कौन सी नदी बहती होगी, लेकिन आपके दिलों में जो देशभक्ति की नदी है, यहां से शायद तालियों का झोंका चंबल के उन तटबंधों से टकरा जाए। कोटा का एक शहीद होता है हेमराज मीणा सर। हेमराज मीणा का शव जब अपने गांव विनोद कला में पहुंचता है, पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उन वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं। मेरी कविता का सबसे प्राणबंध भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन आपके बीच ये करना चाहता हूं, जब उत्तराकाशी में मोहन का शव पहुंचता है तो बिटिया गंगा उस आते हुए शव को देखकर जो करती है वो शौर्य के इतिहास का सबसे पवित्रतम दृश्य है। जैसे दृश्यों को देखकर ये अंग्रेज दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि रे हिंदुस्तान की बेटियां इतनी हिम्मत कहां से ले आती हैं। वो पंक्तियां निवेदन करता हूं। मैंने इन पंक्तियों पर तालियों के पहाड़ खड़े होते हुए देखे हैं। आज मैं यहां पर फालना में देखना चाहता हूं कि मेरी पंक्तियां किस स्तर पर आप लोगों के बीच पहुंचती है। उस बेटी ने जो किया, उस बेटी का कितना सम्मान आप और कितनी देर तक करेंगे, सिर्फ ये देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, अब शकुन माना जाता है। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है घेरी और गठरी में बंद करवाया है। मोहन का शव जब भर्ती हुआ था तब 6 फीट का था। हुजूर कैसे सहन कर लिए कि एक रुमाल में बंद कर हमारा बेटा घर पे चला आया। कि शेर हुआ है घेरी और गठरी में बंद करवाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस बेटी का सम्मान कीजिए, उस बेटी का सम्मान कर दीजिए। कविता का बहुत किया है आपने, प्रणाम आप। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद। आप खड़े ना हो, हुजूर बैठ जाइए। देशभक्ति की कविताओं में ऐसे उठते नहीं, बैठिए तो सही। मैं आपको मौका जरूर दूंगा उठने का, उठने से पहले आप नहीं उठेंगे, ये मेरा दावा है। मैं निवेदन आपके बीच करूं। दूसरे दिन सर पाकिस्तान का तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ये बात कहता है, सत्य कह रहा हूं आपको, कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। शुक्रिया भेजता हूं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान को। उसने एक बयान दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान पर। उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते, कविता में सुना देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए सुना देना चाहते हैं कि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी हैं, पर कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हो जाया करते हैं। निवेदन तब कर रहा हूं आपके बीच, पंक्तियां तब पढ़ना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, क्या बयान, उससे बड़ा बयान। उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। साहब आप भी हो जाएं तो बता दीजिएगा। निवेदन करता हूं, कविता सौंप रहा हूं आपको
कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे। जब भी इस देश को जोड़ा जाएगा सिर्फ जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात करके इस देश को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। मैं जिम्मेदार लोगों के बीच जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। क्या कहा सुना रहा हूं आपको, फालना साथ हो जाए मेरी सांप्रदायिक सद्भावना में कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों पर पाकिस्तान से जियारत की चादरें आती है तब क्या कहता है हमारा दीवान कि सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी। तालियां कम रह गई आपकी, उठा दीजिए इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। कविता पूरी हो गई थी लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से उड़े हमारे बेटे जब विमान लेकर। उस दिन लगा कि हिंदुस्तान जब अपने बेटों की शहादत का बदला लेने के लिए ग्वालियर से उड़ता है तो उसके विमानों की घरघराहट कैसी होती है, उसकी वीरता की आवाज कैसी होती है, उसका शौर्य किस कदर आसमान में उड़ता है, जिसकी उड़ान को देखकर दुश्मन की जान निकल जाती है। मैं बात तब करना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि 42 हिंदुस्तान के मारे गए और उसके बाद में 100 आतंकवादी हमने मार गिराए। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं रहा होगा। तब निवेदन यहां करना चाहता हूं, एयर स्ट्राइक की हमने, मंगलवार का दिन था उस दिन, और अब जो पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं निवेदन है आप लोगों के बीच कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। आभार आपका, शामिल हो जाइए आप मेरे साथ। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। दृश्य अगर ठीक दे दिया हो तो राम के दरबार में बैठे हुए उन भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूं जिसकी बात करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, हम लाहौरी बाजों को खंजर से काट दिया, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन का सर काट दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला। क्रिकेटर है वो, शौर्य का शतक यहां लगाता हूं, आंकड़ा मैं बताता हूं, समझ में आए तो कविता के माथे पर तालियों का तिलक कर दीजिएगा। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुना रहा हूं कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके, तालियां कम रह गई, सेंचुरी पर तो इतने कम ना रहे मुझे। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। कविता पूरी हो गई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं।
बड़ा धीरे बोल रहे हैं आप सहन के। तो जो लोग एक बार सुनना चाहते हैं, जो लोग एक बार सुनना चाहते हैं, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग मेरे साथ में हैं, एक बार वे लोग तालियां बजा दें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर निवेदन करें। बहुत नमन, बहुत नमन। क्या बात है। क्या बात। जिंदाबाद। क्या बात। कविताओं पर शंखनाद हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये हमारे संस्कार हैं। आओ बेटा, बैठ जाओ, बड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। तुम्हारी बारात आएगी कि जाएगी ये पता नहीं चल रहा है। बड़ा स्वीट सा बच्चा, पता नहीं आजकल पता नहीं चलता। वो अभी मैं एक कॉलेज में गया था, तो कोई आया मेरे सामने और आकर कहने लगा कि आपने हमारी बेटी को यहाँ से जाते हुए देखा। बोले कि आपने मेरी बेटी को इस तरफ से जाते हुए देखा। मैंने कहा बेटी तो नहीं, एक नेकर टी शर्ट पहने हुए एक लड़का था जो जा रहा था सिगरेट पीता हुआ। बोले वो मेरी बेटी है। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो आप उसके पापा हैं? बोले ना ना, मैं उसकी मम्मी हूँ। आजकल पता ही नहीं चल रहा है मतलब क्या है मामला, है ना। बहुत सारी बातें स्वाइप हो गया पर देख जम भी गया। ये बात है ना बेटी, कॉन्फिडेंस से सुनाओ तो हो जाता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता अभी। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिंह साहब, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अभी ये बड़ा आत्मविश्वास वाला आदमी है, ब्राह्मण है, पंडित आदमी है। ये पूरे कॉन्फिडेंस से जिस जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दे वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। हमारा पंडित बड़ा अद्भुत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार इनकी एक पोल्ट्री फार्म में नौकरी लग गई। बेरोजगार थे पर बोले कि चलो कर लेते हैं, तो कौन देख रहा है, नाम कुछ और बता देंगे, दीपक पारीक की जगह कुछ और लगा देंगे। तो ये करने लगे। पर आदमी, अपशकुन आदमी का पीछा नहीं छोड़ता सिंह साहब। ये जैसे ही ज्वाइन किया वो मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। तो पोल्ट्री फार्म वाले ने कहा कि तुम किस तरह के आए हो शनिचर? मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, अगर कल मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। तो इसने सब मुर्गियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाते ही कहा, मीटिंग सर आप तो जानते ही होंगे। तो मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के सब मुर्गियों को कहा कि अगर कल 2-2 अंडे नहीं दिए, एक नहीं 2-2 देने हैं, और 2-2 नहीं दिए तो तुम्हें फिर वहां पर भिजवा दूंगा जहां जाने के बाद कोई आता नहीं है। क्या बोले कि अच्छा। तो दूसरे दिन सब मुर्गियों के देखे, सबके नीचे 2-2 अंडे। एक के देखा, उसके था ही नहीं। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसके एक ही था मतलब। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बावजूद तुमने 2 की जगह 1 दिया। बोले पारिक साहब ये तो आपके डर का असर है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। आत्मविश्वास वाला है, जोरदार तालियां बजाइए हमारे आत्मविश्वास। और सर मैंने कभी भी नेताओं का, ओम भाई साहब, मैंने कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कभी किसी राजनेता का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। इसलिए मैं नेताओं का भी, अभी हमारी तरफ गजब का काम हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया, उसने नेताजी को काट लिया। समझदार लोगों को बताने की जरूरत नहीं। सिंह साहब, हमारी तरफ अभी बहुत जोरदार हुआ, मध्यावधि चुनाव थे। आर्य मीर जी, मध्यावधि चुनाव थे। मध्यावधि चुनाव में थोड़ा बजट वगैरह कम होता है, तो एक ही कार में भर के जा रहे थे वो बहुत सारे नेता। अब आप देवयोग कहें वीर जी, चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले अरे ओ राम खिलावन, का किए? बोले साहिब हम सब कुछ जला दिए।
बोले कोई जिंदा तो नहीं था, बताओ। अरे बताओ कोई जिंदा तो नहीं था। बोले ना साहब, एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा है, हम उनका भी जला दिए साहिब। तो ये होता है, एक बार तालियां बजा दीजिए आप, मैं प्रारंभ कर दूं। और ये चाइना की बातें करके गया, अभी चाइना से आ रहा था। चाइना वालों की क्या औकात सर, हमारे सामने कोई औकात है चाइना की? कोई है सर? आप बताइए। इतनी इतनी सी आंखें होती उनकी, हमारे होते से बच्चे की हो जाती इतनी। और मैं तो स्कूल में खड़ा हूं, आज तो टिप्पणी को तीर्थ कराने लाया हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी छोटी छोटी आंखें, इतनी छोटी छोटी आंखें। चाइना वालों की जितनी टोटली बड़ी होती है, उतनी तो बच्चे अपने यहाँ प्रार्थना में खुली रख लेते हैं। क्या बात! तालियां कम बजा रहे हैं आप, बच्चों का सम्मान कीजिए। तीर्थ कर लिया टुकड़े में। हाँ, चाइना की कोई औकात है हमारे सामने? आप बताइए। इतनी इतनी सी आंखें, आंखों में आंखें डालकर देखें तो पता चले इनकी आंखें भी हैं। और ऊपर से अद्भुत बात यह है कि चाइना हमारा इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि 5.2 जहां की नेशनल हाइट है। 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का ओम जी भाई साहब एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। पूरे चाइना में फिर लीजिए, एक आदमी 5 फीट 2 इंच से ऊपर नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना रहा। बुजुर्गों के सम्मान में एक बार आपकी तालियां ढंग से उठनी चाहिए ताकि मैं कविता का सम्मान कर दूं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, प्रारंभ करना चाहता हूं। जिस गीत के लिए आदेशित हूं वो गीत आप लोगों को मैं सुना दूं। तिरंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, ओम जी वैसा आप तो जाते रहते हैं बहुत। सिंह साहब ने कहा है विदेशों में भी आप गए हैं, हिंदी को जिस प्रांजल शब्दावली को आप बोलते हैं, हम तो आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं भाई साहब। और आपके नाम के आगे जो आचार्य लगा हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप संचालन के तो आचार्य हैं ही, और हमारे आचार्य हैं। बहुत शुद्ध संचालन आपने किया है, मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत सारे लोग, नरपत जी यहाँ पर हैं, हमारे राजपुरोहित साहब हैं, बहुत सारे लोगों का इस कवि सम्मेलन में बड़ा अद्भुत सहयोग रहा है। और 100 करोड़ लगाकर एक फिल्म बनती है हुजूर, 100 करोड़ लगाकर एक फिल्म बनती है, लेकिन उस फिल्म को हम इंटरवल से पहले छोड़कर आ जाते हैं। कई बार इतनी फ्लॉप बनती है। शुभकामनाएं दीजिए इन हिंदी पुत्रों को कि कितनी सी राशि में हम लोगों ने आपको 4 घंटे तक रोक के रखा है और अब तक एक आदमी नहीं गया। हमसे बेहतर कौन है? ये माँ हिंदी का वैभव है, उसकी गोद है जिसमें आप बैठे होकर सुन रहे हैं और मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। तिरंगे के लिए एक कविता पढ़ने से पहले एक कविता आपसे जंचवाने का मन है। 3.5 मिनट की एक कविता, चूंकि मेरे भाई आकाश ने एक कविता भगत सिंह पर पढ़ी है, मैं इन दिनों भगत सिंह पर एक अलग विधान की रचना पढ़ रहा हूँ। मैं 3.5 मिनट में ये कविता और 4.5 मिनट में तिरंगे वाली कविता सुनाकर इस कवि सम्मेलन को हम समापन की नहीं बल्कि अगले साल तक के विश्राम की घोषणा करेंगे। अगर ये कवि सम्मेलन बेहतरीन लगा हो, क्योंकि मैं बैठ जाऊंगा, तो मुझे ये बताइए, आयोजक मंडल को ये बताइए कि हम लोगों को अगले साल भारत के किसी भी राज्य में इस तारीख में जाने की जरूरत नहीं पड़े, हम आए तो फिर इस फालना में ही आए। ये बता दीजिए आप जरा। जैसा कि उन्होंने बताया, एक पिता अपने खेत के अंदर फसल बो रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा वहां पर जाता है और वो पूछता है, पिता आप क्या कर रहे हैं? कि बेटा हम ये बीज लगा रहे हैं। कि बेटा क्या होता है इससे? बोले एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो घर जाता है, बंदूक उठा के लाता है, जमीन में गाड़ने की कोशिश करता है। बोले क्या कर रहे हो पागलपन बेटा? बोले पापा जब एक गेहूं के बीज से हजारों बीज पैदा हो सकते हैं, तो हम इस बंदूक को इस जमीन में इसलिए गाड़ देना चाहते हैं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं और मैं अपने साथियों के हाथ में दे दूं और इन अंग्रेजों को भारत की सीमा से बाहर निकाल दूं। मैं उस भगत सिंह पर एक कविता आप लोगों को सुना
सुनाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त को भी सुनाता हूँ एक अलग प्रकार की रचना कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था। हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था। वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था। जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर, कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ गए कि ये पंक्ति मैंने क्यों कही। ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। शब्द है, वाह। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। और दो पंक्तियां आपके भाई ने कह दी है। किसी दिन अगर भगत सिंह के चित्र के नीचे किसी पोस्टर में छपी हुई मिल जाए, किसी फिल्म के अंदर सुना दी जाए, वहां पर सुन ले तो कहिएगा कि ये हमारे कवि अशोक चारण की है और उसने पहली बार फालना के अंदर हम लोगों को एक कविता सुनाई थी। तब निवेदन करना चाहता हूं, दो पंक्तियां अपने आप में, कविता अपने आप में क्या कर देती है। कविता अपने आप में सिर्फ दो पंक्तियां दे दी हमें, आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और भी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये कविताएं हैं जो पूरे देश के कंठों पर रम गई। इस तरह की अगर दो पंक्तियां हो गई हो तो पास कर दीजिएगा। मैं आपके आसपास का आदमी हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा कि वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। मां विद्यावती जेल में मिलने को आती है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं लिख सका आपका भाई भगत सिंह का और उसकी मां का संवाद सुन लीजिए। इससे बेहतर इस कविता में कुछ नहीं सुनाता हूं आपको कि रामदर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, रामदर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह, मां मेरी देह न लेने आना, जब मर जाऊं शहीद हो जाऊं तब। बोले भगत सिंह, मां मेरी देह न लेने आना। बोले भगत सिंह, मां मेरी देह न लेने आना। क्यों? कारण देता है और एक कारण सिर्फ हिंदुस्तान का बेटा दे सकता है। निवेदन करना चाहता हूं, बोले भगत सिंह, मां मेरी देह न लेने आना। वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। रे रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है, रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले,
वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक को रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है, क्या बात है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। बहुत आभार आपका, और 4.5 मिनट अंतिम रूप से इस कवि सम्मेलन को हम, माता जी आप बैठ जाइए, मेरा निवेदन है, इस बच्चे के लिए एक कविता सुना रहा हूं, बैठिए आप, केवल 4.5-5 मिनट। मैं शक्तियों के बीच में खड़ा होकर शक्ति प्राप्त कर रहा हूं, आप ही चली जाएंगी तो हम निशक्त हो जाएंगे। मैं आज इतना प्रसन्न इसलिए भी हूं क्योंकि बहुत समय बाद में कवि सम्मेलन में इस वक्त तक मैं महिलाओं की बराबर भागीदारी देख रहा हूं, और इनसे ज्यादा तालियां जब आप बजा रही हैं तो अच्छा लग रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 5-7 मिनट और बैठ जाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर कोई खड़ा होता है, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना और उपरांत आपसे विदाई, कोई खड़ा होता है यहां पर और ये कह देता है कि सैनिक तो बलात्कारी है, कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना पड़ेगा, उद्योगपति विराजमान है मेरे समक्ष। एक सवाल है आपसे, आपके यहां पर जो काम करता है कारिंदा, किसी दिन उठे आप सुबह और अपने उस कर्मचारी को जिसको आप तनख्वाह देते हैं कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। ये देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए कि वो प्राणस्वित हो जाता है, तिरंगा क्या है उसकी जिंदगी में। मैंने जो कुछ अच्छा लिखा है वो ये तिरंगा है, आज आपके दिल को सौंप के जा रहा हूं, सुनाता हूं, सुनेगा। सम्मेलन का समापन हम लोग करेंगे इसके बाद, पर एक छोटा सा निवेदन, इसमें आप उठेंगे नहीं, बीच में एक भी व्यक्ति ना उठे, ताकि मुझे लगे कि इसी देश में काव्य पाठ कर रहा हूं और तिरंगे का ये लोग भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मैं। सुनाता हूं, मंच का आशीर्वाद। शार्प है, थोड़ा सा कर दीजिए। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। मर का आभार, कविता के नाम पर इतने हाथ उठ गए, अच्छा लगा, तिरंगे के साथ हैं आप लोग, अच्छा लगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को, तिरंगे से बात कर रहा हो, कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं,
तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। आखिरी बंद आपसे विदाई। इस पंक्ति को सुनने के बाद आपको लगे कि इससे ज्यादा दीवान की सैनिक बता नहीं सकता, और ना कवि अशोक चारण अपनी कविता में सैनिक की दीवान की इससे ज्यादा बता सकता है। तो इस उत्सव को महोत्सव बना दीजिएगा। सारे लोग आसमान में हाथ उठाकर उन शहीदों का स्तवन कीजिएगा जिनके लिए कविता पढ़ रहा हूं कि तिरंगे के प्रति दीवानगी कितनी बड़ी दीवानगी। उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, पंक्ति सौंपता हूं, उम्र भर याद रहेगी, ये दावा है। वापस कब आऊं पता नहीं, लेकिन ये दो पंक्तियां अशोक चारण की याद रहेगी कि तिरंगे पर सुनाई थी अशोक ने और हमने सुनी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। थकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब बात करना चाहता हूं कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे दो पंक्तियां दे रहा हूं, उठा दीजिएगा हाथ आसमान में। दे रहा हूं आपको कि कितनी बड़ी दीवानगी है उसकी तिरंगे के लिए। कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को। भागीरथ बन मैं लाया हूं, भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। मेरी तके तिरंगे को। तालियां कम रह गई, उठा दीजिए हाथ आसमान में कि मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अनंत नारायण सिंह जी को आदर सहित माइक पर आमंत्रित करता हूं, वह आए और आभार ज्ञापित